संजीव भाई को बच्चों का बहुत शौक था। अभी उनकी शादी भी न हुई थी कि वह बड़ी दीदी के बच्चों के साथ प्यार करते और हमेशा कहते कि भगवान मुझे बेटों से नवाजे, कि मुझे बेटे बहुत पसंद हैं, यह बाप का बाजू होते हैं। भाई का बेटों के लिए प्यार देखकर मम्मी उनसे अक्सर कहती कि मैं जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। मम्मी ने 1 महीने में भैया के लिए खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की ढूंढी। हमारी भाभी के घर आने से ही रौनक लग गई थी, लेकिन भैया को तो जैसे भाभी से ज्यादा अपनी औलाद में दिलचस्पी थी। अभी शादी को 1 हफ्ता ही नहीं हुआ था कि वो बच्चों की बातें करने लगे। हम उनका बच्चों के लिए यह शौक देखकर हंसते और उनका मजाक उड़ाते, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भैया घर आए तो कुछ परेशान से लग रहे थे। उन्होंने मुझसे भी बातचीत नहीं की, हालांकि हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। कुछ बोले बिना ही वो अंदर कमरे में चले गए। उन्हें बात करते थोड़ी देर गुजरी थी कि भाभी की भी उनसे ऊंची आवाजें आने लगी। मैं यह सुनकर परेशान हो गई। मैंने मम्मी को बताया, लेकिन मेरी मम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे जाकर पूछते कि क्या हुआ है। यह शायद उनकी पहली लड़ाई थी, जिसके बाद घर में पहले जैसी बात न रही। हमारे घर की सुकून में तनाव सा आ गया था। भैया और भाभी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। मम्मी ये सब लेकर बहुत परेशान थी। मम्मी ने भाभी से पूछा भी कि क्या बात है, तुम दोनों पहले की तरह हंसते बोलते नहीं हो। तो भाभी ने यह कहकर टाल दिया कि उन्हें कारोबार में नुकसान हुआ है, बस उसी की परेशानी है। लेकिन मैं और मम्मी तो दोनों इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि बात कारोबार से कहीं बढ़कर है। भैया और भाभी को जरूर कोई ऐसी परेशानी थी जिसे वह बताना नहीं चाह रहे थे। फिर भैया ने तो जैसे रूटीन बना लिया था, वह घर आते तो सीधा भाभी के कमरे में चले जाते हैं, हमसे बात भी ना करते, और थोड़ी देर के बाद भाभी कमरे से बाहर आ जाती। हमें उनकी यह हालत समझ आ रही थी। ऐसा नहीं था कि भैया सिर्फ हमसे दूर हो गए थे, वो भाभी से भी बातचीत नहीं करते थे। उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं भाभी के पास गई और उनसे पूछा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है भाभी, आप तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मैंने उन्हें सहारा दिया। तब रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज में उन्होंने बताया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, उन्हें औलाद की खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि संजीव भैया ने उनका टेस्ट करवाया है, जिसके मुताबिक उनमें कुदरती तौर पर बचपन से माँ बनने की काबिलियत मौजूद नहीं है। तभी संजीव उन पर गुस्सा कर रहे थे। हालांकि इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है, यह तो भगवान की देन है। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भैया से यह उम्मीद नहीं थी कि वो इतने जल्दबाज निकलेंगे कि पहले ही हफ्ते भाभी का टेस्ट करवाकर उन पर यह इल्जाम लगा देंगे। औलाद तो भगवान की देन है, इतनी भी क्या जल्दी कि हमारी इतनी मासूम भाभी को परेशान कर दिया। मैंने यह बात मम्मी को बताई तो वह भी हैरान रह गई। बोली कि मुझे संजीव से इतनी जल्दबाजी की तो उम्मीद नहीं थी, अभी तो एक उम्र पड़ी है। लेकिन भैया ने मम्मी की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने हम सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। मम्मी भी समझा समझा कर थक गई, मगर भैया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने देखा तो भाभी अपने कमरे में बैठी सामान पैक कर रही थी। उनको ऐसा करता देखकर मेरा दिल बुझने लगा। यकीनन भाई ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे परेशान होकर वो अपना सामान बांध रही थी। साफ मतलब था कि वो अपने मायके जा रही हैं। मम्मी ने भाभी को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह मम्मी के पांव पड़ गईं। बोली कि मुझे जाना ही होगा, वरना ऐसे शायद मैं जिंदगी भर खुद से नजरें न मिला सकूंगी। भाभी घर से निकली तो मैं भी उनके पीछे जाने लगी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया और बोली संजीव घर आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि जाकर नीतू को वापस ले आए। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे, न ही भैया घर आए और न ही भाभी। वो मैके नाराज होकर नहीं गए, मगर संजीव भैया को घर आने में देर हो गई। हमने भाभी को भी फोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे, न ही भैया घर आए और न ही भाभी। हमने उनके मैके फोन करके पूछा, पता चला कि वो मैके भी नहीं है। अब हमें फिक्र होने लगी थी। मैंने भैया को फोन करके सारे हालात से आगाह किया। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया कि वो भाभी के बारे में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि अब वह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। मैं भैया की सोच देखकर हैरान रह गई, मगर क्या कर सकती थी। रात को भैया घर आए तो आराम से सो गए, जैसे उन्हें कोई परवाह ही न हो, जबकि भाभी के मैके में अलग कोहराम मच चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि नीतू भाभी कहाँ गई हैं। हम उन्हें ढूंढते ही रह गए, जबकि भाई को कोई फिक्र नहीं थी।
उन्होंने उल्टा भाभी पर इल्जाम लगा दिया कि वो खुद भागकर किसी और के साथ घर से चली गई हैं, वरना इतनी सी बात पर कोई औरत घर नहीं छोड़ती। हम भी मजबूर थे। भाई ने अनजान बनने का इजहार किया, लेकिन जब मम्मी ने उनका पीछा न छोड़ा तो भाई ने हमें धमकी दी कि अब वह घर नहीं आएंगे। जहाँ उनकी बाज बीवी का जिक्र होता है तो वो वहाँ आना पसंद नहीं करते। और फिर ऐसे ही हुआ। 2 दिन बाद भैया भी घर से गायब हो गए। मम्मी ने उन्हें बहुत फोन किया, मैंने भी बात करने की बहुत कोशिश की, मगर भाई ने जवाब नहीं दिया। मम्मी भी पछताने लगी कि क्यों उस पर यह इल्जाम धरा, जबकि वो खुद औलाद के गम में था। भाई के जाने के 1 महीने बाद हम इस बात से समझौता कर चुके थे कि उन्होंने अब घर नहीं आना। वो दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे। हम सब लोगों को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। ठीक 1 महीने के बाद हमें हमारे घर के पते पर एक मनी ऑर्डर आया, जिसमें तकरीबन 50,000 की रकम मौजूद थी। साथ ही भैया का एक खत भी था। भैया ने लिखा था कि वो अपने काम के सिलसिले में देश से बाहर चले गए हैं। वैसे भी बीवी बेवफाई करके उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि वो दोबारा इंडिया आए और अपना घर आबाद करने की कोशिश करें। उन्हें औरत जात से नफरत हो चुकी है और अब अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश करेगा तो वो यह खत लिखना भी बंद कर देंगे। अलबत्ता महीने के महीने पैसे भिजवाते रहेंगे। हमारे लिए यही बात गनीमत थी, क्योंकि हम सब बहन भाइयों के खर्चे भी अलग थे और हम पैसों के बगैर गुजारा भी करने का सोच नहीं सकते थे। भैया के मनी ऑर्डर आते रहे और हमारे घर का खर्चा चलता रहा। मेरी माँ अपने बेटे की याद में परेशान रहती। हमने कई बार भाई को घर आने के लिए कहा, मगर वह नहीं आए। यहाँ तक कि हम सब जवानी की दहलीज से गुजरकर अधेड़ उम्र तक पहुँच गए और मम्मी मरने के करीब हो गईं। उनको अलग अलग किस्म की बीमारियां लग चुकी थी। बेटे की जवानी, उसकी शादी और उसके औलाद की खुशियां देखे बगैर ही वो बूढ़ी हो गईं। हम दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थी, जबकि मेरे छोटे भाई अभी कारोबार और कुछ नौकरियों के सिलसिले में सेटल हो चुके थे। अब हमें भाई के पैसों की जरूरत नहीं थी। आखिर एक दिन मम्मी बिस्तर पकड़ ली तो मैंने जज्बाती होकर भैया को एक ऐसा खत लिख डाला जिसने उनके सोए हुए जमीर को जगा डाला। मैंने लिखा कि अब अगर तुम नहीं आए तो शायद माँ का कफन भी देखना नसीब न हो। इससे पहले कि तुम्हारी स्वर्ग तुमसे रूठ जाए, तुम्हें घर वापस आना होगा। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो रहा नहीं गया। कह दिया कि मैं 1 महीने के अंदर इंडिया आ रहा हूँ। मम्मी की तबीयत अब मुश्किल से संभली थी। बेटे के आने की खबर सुनकर तो जैसे फिर से जी उठी थी। डॉक्टर ने भी इशारा दे दिया कि आपकी मम्मी की तबीयत अब पहले से बेहतर है। तब हमें जाकर अंदाजा हुआ कि भाई के जाने की खबर ने मम्मी को कितना अंदर से तोड़ दिया था और अब उनके आने की खुशी में वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आई थी। पर फिर वो दिन भी आ गया जब 20 साल बाद मेरे भाई ने इस धरती पर कदम रखा। हम सब उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। इतने सालों बाद भाई को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि उनके साथ 6 खूबसूरत नौजवान भी खड़े थे, जिनमें से एक थोड़ी ज्यादा उम्र का लग रहा था, जबकि बाकी तकरीबन 13-14 और कोई 10 साल का था। उन सब की खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गई। सुनहरे बालों वाले, गोरे रंग वाले ये नौजवान किसी और दुनिया के लगते थे। वो भाई की तरह हिंदी बोल रहे थे। इन सब का लहजा बहुत ही डिसेंट था। भाई ने बताया कि परदेश जाने के बाद उनकी 6 औलादें पैदा हुई और 6 के 6 बेटे पैदा हुए थे। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई, जबकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। भाई से शिकवा भी किया, उन्हें हमसे इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाई। अगर बेटों की खुशखबरी और औलाद की खुशियां नसीब हो गई थी तो हमें बता देते या कम से कम इंडिया आ जाते हैं। हम उनके बारे में इतना परेशान तो न होते। भाई ने हम सबसे माफी मांगी और कहने लगे कि उन्हें इस सब के लिए वक्त नहीं मिला। वो अपने बेटों की परवरिश में लगे थे और इस कदर बिजी थे कि उन्होंने सारी जिंदगी एक ही कंपनी में नौकरी करते हुए गुजार दी, मगर अपने बच्चों की खातिर किसी दूसरी जगह सेट नहीं हुए। भैया का अंदाज बता रहा था कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपने बेटों में तो जैसे भैया की जान बसी थी, मगर भैया का एक बड़ा बेटा जिसके बाल थोड़े काले रंग के थे और उसकी आंखें नीली और बेइंतहाई खूबसूरत थी, वह भाई से जरा अलग बैठता, जबकि भाई और भाभी में किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने देखा भाभी की आंखों में जलते अंगारे और कभी उनकी खोई हुई नजरें मुझे उनके अतीत की याद दिलाती, जब वो इस घर में हंसती खेलती। मगर अब
वो हम में से किसी से बात न करती थी, जैसे हमसे खफा हो। वो जब से आए थे मैंने उन्हें आपस में बात करते नहीं देखा था। बहरहाल भाई मम्मी से मिले तो उनका कलेजा ठंडा हो गया। बेटे को उन्होंने खूब प्यार किया और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने लगी। भाई ने माँ से मिलकर उन्हें बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हो गए थे, इस वजह से बात नहीं कर सके, लेकिन अब वो हमेशा के लिए इंडिया आ गए हैं। भाई को अपने सामने देखकर मम्मी बहुत खुश हुई थी। अब उन्होंने हमारे घर हमारे साथ रहना शुरू कर दिया, वही पुराना घर जो तकरीबन वीरान हो गया था। हम बहनें तो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। 2 भाइयों की शादी अभी तक नहीं हुई थी। घर में कोई औरत न हो तो घर जैसे वीरान लगता है। अब भाभी आ गई थी तो घर में पहले जैसी रौनक बहार होने लगी थी, लेकिन भाभी का रवैया बहुत अलग था। जबकि हमारे पूरे गांव में भाई के बेटों की तारीफ की जा रही थी। कोई कहता संजीव के बेटे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इन सब तारीफों को सुनकर भाई का दिल खुश होता और वो अपने बेटों से और प्यार करने लगते। लेकिन अपने बड़े बेटे से वह न मोहब्बत से पेश आते और न ही उनसे कोई बात करते। जबकि भाभी का रवैया बड़े लड़के की तरफ काफी अलग था। वह ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताती। एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं अपने ससुराल से मम्मी से मिलने मैके आई। मेरी नजर भाभी के कमरे पर पड़ी। घर में दाखिल होते ही उनका कमरा सबसे पहले नजर आता था। न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उनके कमरे की तरफ उठ गए और वहां जाकर मैंने जो मंजर देखा वह मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ न समझते हुए दरवाजे से पलटने ही लगी थी कि भाभी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और जैसे शिकवा करने वाले अंदाज में अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई कि भाभी को तो इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो रवैया मेरे साथ किया वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर भैया से बातों ही बातों में पूछ डाला, भाई भाभी अमन से ज्यादा प्यार करती हैं। लगता है कि सब बच्चों में उन्हें वह सबसे ज्यादा लाडला है। अमन का नाम सुनते ही भाई के चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया, मगर उन्होंने कोई बात नहीं की। मम्मी से मिलने के बाद जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई तो देखा तो भाभी नजर नहीं आ रही थी। मुझे काफी देर हो गई थी। पहले भाभी खुद ही खाने पीने का बंदोबस्त कर देती थी और मेहमान होने के नाते मेरी थोड़ी बहुत खातिरदारी कर देती, मगर आज तो वो बिल्कुल ही बेरहम हो गई थी। उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। खैर मैं खुद ही खाना बनाने लगी। फिर मैंने उन्हें खाने पर बुलाने के लिए उनके कमरे में गई, मगर यह क्या, यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि भाभी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। उनके बाकी बच्चों को बुलाने गई तो सारे लड़के खाने की मेज पर आकर बैठ गए। हैरत की बात यह थी कि भाभी के घर से जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। उन्होंने अपनी माँ का पूछा तक नहीं। मुझे सख्त हैरत हुई, आखिर भैया और भाभी के दरमियान ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही खत्म कर दिया था। लेकिन यह सब सिर्फ मेरा वहम ही नहीं था। कुछ ही देर के बाद मुझे पता चला कि भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, जबकि भाई का बड़ा बेटा अमन भी उनके साथ गया है। इस खबर से मम्मी भी बहुत परेशान हुई, जबकि भैया पहले की तरह नॉर्मल ही रहे, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाभी के घर से जाने के बाद घर में कामकाज का मसला पैदा हो गया। हमारे घर काम वाली अभी अच्छी नहीं थी जो सारे घर के इंतजाम संभाल सकती। वैसे भी एक साथ 7-8 लोगों का बढ़ जाना घर में एक मुश्किल पैदा कर रहा था, जबकि 6 लड़कों का काम करना किसी एक नौकर के बस के बात भी नहीं थी। जब तक हम नई नौकरानी नहीं ढूंढ लेते, मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम अपने बच्चों के साथ आकर अपने मायके में ही रहो ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए। मैं तो काम कर नहीं सकती, इन लड़कों की देखभाल के लिए किसी औरत का होना जरूरी है। मजबूरन मुझे अपने मायके में आना पड़ा, क्योंकि मैं भैया और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वैसे भी उन्हें आए हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैके में रहते हुए मुझे 2 दिन हुए थे कि अंदाजा हो गया कि घर में किस कदर सफाई की जरूरत है। मैंने सब कमरों में सफाई करनी शुरू कर दी। मम्मी के अस्पताल वाले कपड़े भी धोकर एक जगह रखे। अब भैया के कमरे की बारी थी। भैया घर पर नहीं थे। मैंने सोचा कि उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे की सफाई कर दूं, ताकि आकर उन्हें उलझन न हो। सफाई करते हुए भाई की अलमारी में मेरी नज़र कुछ फाइल्स पर पड़ी थी, जिन्हें मैं उठाकर पढ़ने लगी तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने भाई की यह हकीकत जानकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर यह सच था कि मेरे भाई में बाप बनने की काबिलियत मौजूद नहीं थी, और यह बात उनकी रिपोर्ट में लिखी थी। पासपोर्ट के अलावा कुछ और कागजात भी थे जिन्हें मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकी, और उन्हीं कागजात ने मुझ पर सारी हकीकत खोल कर रख दी थी। मगर मैं भैया की जुबानी सच जानना चाहती थी।
भाई घर आए तो मैंने वह कागजात उनके हाथ में थमाकर उन्हें इशारा दे दिया कि मैं उनकी हकीकत को जान चुकी हूँ, लिहाजा इससे पहले कि कोई और बात हो मुझे सारी हकीकत खुद ही बता दें। मेरे हाथ में कागजात देखकर भाई बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, मैं इस घर में इसलिए नहीं आया था कि अपनी जिंदगी में गैर जरूरी दखल बर्दाश्त करूं। तुमने हिम्मत भी कैसे की कि मेरे कागजात को हाथ लगाकर मुझसे पूछताछ कर रही हो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने भैया से साफ कह दिया कि अगर उन्होंने मुझे सच नहीं बताया तो मैं मम्मी को भी इस सच में शामिल कर लूंगी। आखिरकार भाई मजबूर हो गए और उन्होंने शुरू से लेकर मुझे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद मुझे यकीन न आया कि कोई शख्स अपनी औलाद की ख्वाहिश के लिए इस कदर खुदगर्ज और मौका परस्त भी हो सकता है। भाई ने बताया कि शादी के बाद उन्हें बेटे का बहुत अरमान था। उन्होंने एक डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया, कोई ऐसी टेक्निक बता दे जिससे उनके यहाँ बेटा ही पैदा हो और बेटियों की पैदाइश न हो। डॉक्टर दोस्त ने इत्तेफाक से भाई का टेस्ट कर लिया, जिसके मुताबिक उन्हें यह मालूम हो गया कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। इस बात पर वो बहुत परेशान हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी और एक नया रास्ता निकाला, जिसके जरिए वो अपनी दौलत और अपनी जायदाद का मालिक किसी ऐसी औलाद को बना सकें जिसकी परवरिश उन्होंने खुद की हो। भाभी को बताए बगैर ही उन्हें बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाने लगे, जबकि भाभी बाहर जाने पर राजी नहीं थी। फिर जब वो मैके जाने के लिए तैयार हुई तो भाई रास्ते में ही उन्हें जबरदस्ती उन्हें अपने साथ दुबई ले गए। भाई के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन औलाद को पाने की इच्छा ने उन्हें जुनूनी कर दिया था। वो अपनी बीवी को लेकर दुबई चले गए, जहाँ पर उन्होंने इंडियन रिवाज से हटकर एक अनोखा काम कर डाला, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी गोद में बच्चे पाल सकें। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उस मासूम औरत को मजबूर किया कि वह किसी आदमी से शादी कर लें जिसके माँ बाप इंडियन थे और धर्म से वह हिंदू था। भाभी अपने पति का मुंह देखती रह गईं, जिन्होंने अपने पति के लिए खुद पर बांझ होने का इल्जाम सह लिया था और अब वह उन्हीं की शादी किसी और शख्स से करवाने पर तुला था। ऐसे में उन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं रह जाता था, मगर भाई के मजबूर करने पर भाभी को आखिर यह बात भी माननी पड़ी। लेकिन भाभी एक गैरतमंद हिंदुस्तानी औरत थी। उन्होंने अपने बच्चे पैदा होने के बाद अपने पति के साथ नहीं छोड़ा और अपने पहले पति को साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे हाथों की मैं खिलौना नहीं बनूंगी। भाई ने बहुत मिन्नत की, किसी तरह उनको दूसरे पति से तलाक करवाकर फिर से दोबारा शादी कर लें, लेकिन भाभी ने इस बात की इजाजत नहीं दी। जिस शख्स से भाभी की शादी हुई थी वो आर्थिक हालत से बहुत कमजोर था और यह सब भाई ने जानबूझकर किया था ताकि वह उसकी औलाद को अपनी औलाद कह सके और जिंदगी भर जो उन्होंने अपनी औलाद के हवाले से सोचे थे, जबकि भाभी के पति अमन को सिर्फ और सिर्फ दौलत और पैसे से लगाव था। जब उसे पता चला कि उनकी बीवी का पहला पति सारी जिम्मेदारी और औलाद का खर्चा उठाने को तैयार है, तो आसानी से अपने हक से पीछे हट गया। बल्कि वह तो शायद भाभी को तलाक भी दे देता, लेकिन भाभी ने अपनी जिंदगी खत्म करने की धमकी दे डाली। यूं भैया ने भी तलाक की जिद करना छोड़ दिया, लेकिन जो बच्चे उनके यहाँ पैदा हुए उन्हें भैया अपना नाम दिया और सबके सामने यही जाहिर किया गया जैसे वह उनके सगे हों। बच्चे तो उसी के साथ लगाव करते हैं जो उनके साथ अच्छा रवैया करे, और यह सब मेरे भाई बहुत पहले से ही सीख चुके थे। भाभी इन सब हालात में न जीती न मरती, वह किसी जिंदा लाश की तरह रह रही थी। उन लड़कों के साथ जिंदगी गुजारना उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। लेकिन मियाँ बीवी में रफ्ता रफ्ता मोहब्बत पैदा होने लगती है, और यही लम्हा जब भाभी और अमन के रिश्ते में आया तो वह हम सबसे अलग हो गए। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने सही किया। कोई गैरतमंद औरत यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपने पहले पति को अपने बच्चों से प्यार करता देखे और अपना आत्मसम्मान भी बरकरार रख सके। मैं समझती हूँ कि भाभी ने बजाय कुर्बानी देकर एक शख्स के जुनून को अस्वीकार करके अपनी जिंदगी संवार ली। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वह जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।